फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी मैथ्स ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। 12 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत मानव बस्तियों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव बस्तियां क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, इसी को हम बहुत कम शब्दों में समझने का प्रयास करें। मतलब कह सकते हैं मानव बस्ती ऐसे स्थानों को कहा जाता है, हम कह सकते हैं मानव बस्ती ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां मानव संगठित रूप से, जहां मानव संगठित रूप से अथवा समूह में, संगठित रूप से अथवा समूह में अस्थाई निवास बनाकर रहता है, उसी को हम बोलते हैं मानव बस्ती। बहुत संक्षेप शब्द में मानव बस्ती यानी ये मानव है, ये मानव बस्ती ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां मानव संगठित होकर अथवा समूह में अस्थाई निवास बनाकर रहता है, उसी को हम बोलते हैं मानव बस्ती। बस्ती का जो सबसे छोटा इकाई होता है, हम कह सकते हैं बस्ती की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मकान कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मकान कहते हैं। क्योंकि ये जो बस्ती होता है, बहुत सारे जब मकान मिलकर के बनती हैं तो बस्ती का निर्माण करते हैं। अगर इसमें से एक छोटी इकाई की बात करें तो उसको हम बोलते हैं मकान। जिस तरह से शरीर की जब से सबसे छोटी इकाई को हम सेल कहते हैं, जिस तरह से मकान की जो सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, उसी तरह से मानव बस्ती की जो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? एक मकान होता है। अब मैं देखता हूं कि मानव बस्ती का आकार एवं प्रकार का भी अध्ययन करते हैं। इसे मिटाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं है। हम रट उठ करके ज्योग्राफी को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए तो हम देख सकते हैं कि बस्ती के आकार एवं प्रकार कैसे होता है। बस्ती के आकार एवं प्रकार। बस्ती के आकार एवं प्रकार की बात करें तो आकार एवं प्रकार के दृष्टि से मानव बस्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हम कह सकते हैं कि आकार एवं प्रकार की दृष्टि से मानव बस्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। यानी अगर आकार एवं प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मानव बस्ती भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मानव बस्ती का जो विस्तार की हम बात करें, अगर इनके विस्तार की बात करें तो एक गांव, विस्तार की बात करें तो एक गांव अथवा पल्ली से लेकर नगर एवं महानगर तक होता है। अगर इनके विस्तार की बात करें तो एक गांव अथवा पल्ली से लेकर नगर एवं महानगर तक होता है। बस्तियों के आकार में परिवर्तन भी होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई गांव है, छोटा गांव है, तो उसमें बस्तियों का आकार बढ़ते बढ़ते
एक बड़े शहर का भी रूप ले लेता है। आगे हम लोग चढ़ेंगे कि नगर किसको कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, टाउन एरिया किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं, कितनी जनसंख्या किसमें निवास करती है, उसे विभिन्न कैटेगरी में कैसे बांटे हैं, आगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, विस्तार की बातें करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मानव बस्तियों का विस्तार हो रहा है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी होंगे। इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसे आपको और समझ में आ जाएगा। इसी में मानव बस्ती के आकार एवं प्रकार के अंतर्गत ही हम बात करते हैं। अगर देखें बस्तियों के आकार में परिवर्तन होता है, अगर बस्तियों के हम कह सकते हैं आकार में परिवर्तन होता है, अरे भाई काहे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी छान की घर हो, खपड़े की घर हो, मिट्टी का घर हो, अचानक अगर वो पक्के मकान बन जाए, पक्का मकान हो, मार्बल लग जाए, उसमें आधुनिक सुविधाएं, एसी लग जाए, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो कह सकते हैं बस्तियों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ जो व्यक्ति उस मकान में, उस बस्ती में निवास करता है, उसकी आर्थिक क्रियाकलाप हम कह सकते हैं, उसकी जो आर्थिक है वो क्रियाकलाप, सामाजिक संरचना की बात करें तो सामाजिक संरचना, उसकी पारिस्थितिकी एवं प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो जाता है। उसकी जो पारिस्थितिकी है एवं प्रौद्योगिकी है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। हम क्या कहते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अगर उसके आकार में परिवर्तन होता है तो इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन, इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें परिवर्तन होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मानव बस्तियों का निर्माण होता जाता है, बढ़ता जाता है, हर व्यक्ति के स्वभाव में, उसके शिक्षा में, उसके व्यवहार में, उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, उसके हर तरह में उसमें चेंजिंग आ जाती है। तो आर्थिक क्रियाकलाप में भी परिवर्तन होगा, सामाजिक संरचना भी उसमें भी परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी एवं प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन होता है। तो आकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, अगर इसमें हम देखें कि आकार की दृष्टिकोण से मानव बस्तियों के प्रकार की बात करते हैं, तो आकार के दृष्टिकोण से मानव बस्तियां के दो प्रकार हैं, उसका भी हम लोग जिक्र करते हैं। आकार के दृष्टिकोण से देखें, आकार के दृष्टिकोण से मानव बस्तियों के दो प्रकार हैं, पहला है ग्रामीण बस्तियां और दूसरा है नगरीय बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों की बात करते हैं कि ग्रामीण बस्तियां क्या होता है। तो ग्रामीण बस्तियां छोटे आकार एवं विरल रूप से अव्यवस्थित बस्तियों को हम कह सकते हैं अव्यवस्थित, यानी जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, हम कह सकते हैं जो गांव की बस्तियां होती हैं, जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, उसका आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। और जो बसने की प्रक्रिया होती है स्टार्टिंग में क्या होती है, विरल होती, मतलब दूर दूर तक होती है। जो उनका व्यवस्थित क्रम क्या होता है, अव्यवस्थित उनका क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है तो इसके किनारे ही मकान बनेगा, फिर सिस्टमेटिक ढंग से बनेगा, बहुत चौड़ी नालियाँ होंगी, बहुत चौड़े सड़क होंगे, नहीं, जहाँ पे जिसको जो जिस तरह से बन जाए वो बन जाए, गली खोचा जैसे भी। अभी हम देखेंगे बस्तियों की प्रकार की भी बात करेंगे, तो हम उनका आकार छोटा होता, विरल होता है, अव्यवस्थित होता है। तो उसी हम कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांव। ग्रामीण बस्तियों को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गांव।
बात इसमें और आती है कि ग्रामीण बस्तियों का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है। आप देखे होंगे कि वहाँ के लोग क्या देख करके आकर्षित होकर के वहाँ पे निवास करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो प्राथमिक क्रिया पर आधारित है। किसमें है? प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती है। जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती हैं। आपने देखा होगा कि प्राथमिक क्रिया से तात्पर्य क्या है। आपने स्टार्टिंग चैप्टर में देखा होगा कि आखेट करना, यहाँ पे आपने देखा होगा पशुपालन करना, फिर आपने देखा होगा कृषि करना, फिर आपने देखा होगा मत्स्य पालन करना, वनों से क्या करना, लकड़ियाँ काटना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो गांव के लोग ऐसे जगह निवास करते हैं जहां पे वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हो सके, इन सभी संसाधनों का उपलब्धता वहां पे हो, तो इस तरह से ग्रामीण बस्तियां वहां पे निवास करती है। तो अगर हम देखें तो ग्रामीण बस्तियों में आवास के जो कारक हैं, जो निर्धारक कारक हैं, वो 3 निर्धारक कारक हैं। हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बस्तियों के जो निर्धारण कारक हैं वो 3 कारक हैं। एक तो भौतिक कारक जिसको फिजिकल फैक्टर बोलते हैं, दूसरा है सामाजिक या मानव जाति कारक, और तीसरा है सुरक्षा संबंधित कारक। इसका भी हम लोग जिक्र करते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में बस्तियों के निर्धारक के जो कारक हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे निर्धारक कारक हैं जहां पे मानव आकर्षित होकर के बसने का काम करती है। तो ये जो कारक की बात करें, कारक पहला है भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर। ये मतलब भौतिक कारक के अंतर्गत किन किन बातों का हम बात करते हैं? तो भूभाग की प्रकृति की बात करते हैं। भूभाग की प्रकृति यानी जहाँ पे मानव निवास करता है वहाँ की जो भूभाग है, जमीन है, वो किस प्रकार का है, मानव के रहने योग्य है या नहीं, ये भी एक कारक है। जहाँ पे वो रहता है ऊंचाई, भौतिक कारक में आता है ऊंचाई। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसा जगह हो जो इस तरह का हो जहाँ पे अगर यहाँ पे हम मानव बस्ती बना करके अगर रहते हैं तो बारिश का अगर पानी आता है तो क्या करेगा, ये भर जाएगा और मानव के डूबने की आशंका ज़्यादा रहती है। कहीं बहुत बड़ी ऐसी नदियाँ हैं और नदियाँ तराई बेल्ट बना करके गड्ढा करके चली गई है और पुनः ऐसे जगहों पे अगर रहते हैं तो हो सकता है कि बरसात का पानी आए तो भीग जाए। तो हम कह सकते हैं ऊंचाई का भी ध्यान रखते हैं कि ऐसे जगह जहाँ पे बरसात और बाढ़ के पानी मानव को प्रभावित न कर सके, उनके फसलों को प्रभावित न कर सके, ये हैं आपके भौतिक कारक। अब इसमें आता है अपवाह, यानी जो नदी का जो अपवाह तंत्र है, वहाँ पे नदी के अपवाह तंत्र के किनारे बसने के कारण इनको जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है जिसमें उपजाऊ की स्थिति होती है, और जहाँ पे पानी की सुविधा पीने के लिए, नहाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, भोजन बनाने के लिए भी उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे जगह मानव निवास करने का काम करता है। आता है जलवायु। ये मानव ऐसे जलवायु में रहना चाहता है जहाँ पे वर्ष भर, माने जैसे हम लोग जैसे जलवायु में रहते हैं, गर्मी, बरसात, जाड़ा और बसंत ऋतु, इन सभी मौसमों का हम लोग आनंद लेते हैं। गर्मी में बारिश के वजह से हम कह सकते हैं चावल की खेती कर लेते हैं, ठंडी में हम गेहूं की खेती कर लेते हैं, ज्वार बाजरा की खेती कर लेते हैं। इस तरह से हम
जब कई तरह के मौसम होते हैं तो सभी तरह के फसलों का उत्पादन करते हैं, इसलिए हमें जलवायु की भी तलाश करनी होगी। हम बहुत गर्म जलवायु प्रदेश में भी रहना नहीं चाहते हैं और बहुत ठंडे जलवायु प्रदेश में भी रहना नहीं चाहते हैं, तो जलवायु भी एक फैक्टर है इनको प्रभावित करने वाले। पांचवा की बात करें हम तो मिट्टी, यानी अगर जहाँ पे रहते हैं अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ पे लोग का निवास, क्योंकि प्राथमिक फैक्टर्स सारे इसमें उपलब्ध हो जाएंगे, जो मतलब हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, इन अगर सभी ये चीज़ें अगर हमको मिल जाती हैं तो प्राथमिक क्रिया में हम संलग्न रहेंगे। ऐसे में भी ग्रामीण बस्तियां अपने रहने का काम करती है। दूसरा देखते हैं सांस्कृतिक कारक। ये मैंने भौतिक कारक की बात कर लिया, दूसरी बात करते हैं सांस्कृतिक कारक। ये भी मानव को रहने के एक निर्धारक कारक हैं। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी गांव में अगर हम बात करते हैं सामाजिक जो संरचना है, धर्म, सामाजिक संरचना की बात करें तो इसमें जो धर्म है, जाति है, अगर एक आपने देखा होगा कि एक गांव है और इसमें विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जैसे मान लीजिए अगर हिंदू धर्म के लोग हैं तो चाहते हैं कि हम लोग एक तरफ से हों, अगर इसी में देखें मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो चाहते हैं कि हमारी एक बस्ती हो, अगर इसी में सिख धर्म के लोग हैं तो चाहते हैं हमारा एक तरफ हो, इसी में ईसाई धर्म के लोग, तो जाति धर्म और उनकी सामाजिक संरचना के आधार पे जो गांव के लोग होते हैं वो अक्सर अपनी बस्तियां, अपने लोग अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं। तो ये भी एक कारक है जहाँ पे मानव बस्तियों का निर्माण होता है, उनके निर्माण के कारक हैं। तीसरा आता है सुरक्षा संबंधित कारक। हम मानव बस्तियाँ ऐसे जगह रहना चाहता है, सुरक्षा का मतलब है, आपने देखा होगा कि अब तो ये सारी स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं, क्योंकि लोग ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र में रहना चाहते हैं जहाँ पे चोरी हम कह सकते हैं, चाहे डकैती, जानवरों का हमला न हो सके। तो ज़्यादातर गांव में समूह में रहने का काम करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे जगह इस प्रकार रहना पसंद करते हैं जिससे उन्हें चोर, डकैत या जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि मानव बस्तियां क्या होता है, मानव बस्तियों का आकार एवं प्रकार क्या होता है, ग्रामीण बस्ती क्या होती है, और ग्रामीण बस्ती के हम प्रकार का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।